नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज हमारे टाइम टेबल के अनुसार एक और महत्वपूर्ण कानून पढ़ना है, परीक्षा लक्ष्य दृष्टि से पढ़ना है। और एक इस कानून के बारे में, जैसे आपको इसका टाइटल दृश्यमान है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में पारित हुआ था, उसके बारे में समझ बढ़ाना है। सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखना है, जैसे आपको मालूम है। साथ ही आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो यह पूरी श्रृंखला हम इस अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। प्लस संसद टीवी, जो कि सरकारी चैनल है, सरकारी न्यूज़ चैनल है, उसमें भी पिछले 2 महीने से जो है लॉज दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक एक श्रृंखला चल रही है। हालांकि वो 2 महीने पहले से शुरू हुई है, मगर हमारी यह श्रृंखला, हमारी यह जो योजना है, वो पिछले साल शुरू हुई थी। और उसमें जिन कानूनों की चर्चा की जाती है, वो अपने आप में एक्सपर्ट्स व्यू उसमें लिए जाते हैं और जो है डिबेट्स की जाती है। मगर यहाँ हम लोग एक फाइनली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एक अप्रोच लेते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच से, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से चीज़ों को समझते हैं। तो वैसे आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, मगर वहाँ कुछ ही चुनिंदे कानूनों का जिक्र हुआ है। और यहाँ लगभग सारे जो महत्वपूर्ण कानून होते हैं, 100 से अधिक, उनकी यहाँ हमने चर्चा की है। तो आप यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ अन्य दर्शकों को भी फायदा मिलेगा, मगर मैं आपको बता दूं कि इट इज़ फाइनली ट्यून्ड टुवर्ड्स द सिविल सर्विस एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये डिफरेंस जो है वो रहेगा। अन्यथा आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं, कानून के बारे में, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कानून का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवश्य जानने को मिलेगी। प्लस यह पुस्तिका के ऊपर हमारा यह पूरा प्रोग्राम जो है वो आधारित है, जैसा आपको मालूम है। जिनके भाग 11वें में हम लोग पहुंचे हैं, कुल 12 विभागों में यह पुस्तिका विभाजित है, 10 हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, चीज़ों को जो है आपका टाइम टेबल अनुसार देख सकते हैं और उसमें से नोट्स बना सकते हैं। साथ ही आप हमें हमारी वेबसाइट से भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट, जिनमें यह सारी चीज़ों का ब्लॉग फॉर्म में जो है वहाँ सारी चीज़ें उपस्थित है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सारी चीज़ों के जो है पीडीएफ फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपको ज़्यादा अनुकूल रहेंगे। तो आप आज ही आइए हमारी वेबसाइट के साथ, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और लॉगिन करके पूरी वेबसाइट का एक्सेस आप पा सकते हैं। प्लस यह यूट्यूब के माध्यम से जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये माध्यम तो यही है जिसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे वीडियोज़ को लाइक करना है। देखिए हमारे वीडियोज़, जो है रिएक्ट कीजिए। और सेम आप इंस्टा और फेसबुक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पूरा जो है मामला है वो ये है। अब मूल बात, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इंट्रोडक्शन से शुरू होगी बात, जैसे आपको मालूम है। फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करेंगे और आगे जाके इसका बैकग्राउंड, इसके जो है मूलभूत उद्देश्य, प्रमुख प्रावधान, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हमें देखना है। शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। 2 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज लेजिस्लेटेड विद द एम ऑफ प्रोहिबिटिंग हंटिंग, ठीक है। हंटिंग यानी कि शिकार या शिकारी प्रवृत्तियों को बाधित करना, उन्हें रोकना। तो उन्हें पहले गुनाहित प्रवृत्ति में उनका स्वरूप जो है वो बदलना पड़ेगा, फिर बाद में उनको रोकने के लिए कानून, सजा के प्रावधान, वो सारी चीज़ें लागू करनी पड़ेगी, जो यहाँ इस कानून ने किया। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने आप में अगर वाइल्ड लाइफ के सेक्टर में देखें तो दिस इज़ द माइलस्टोन लॉ, ठीक है, फॉर इंडिया। क्योंकि इस कानून की वजह से ही आज का जो सिनेरियो है वाइल्ड लाइफ में, जैसे हमें जो है पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है, उसमें जो एक पॉजिटिव ग्राफ देखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी स्पीस हो, चाहे कोई भी प्लांट स्पीस हो, चाहे कोई भी एनिमल स्पीस हो, तो ये इस कानून की बदौलत है, ठीक है। तो अपने आप में यह कानून इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही इस कानून में 6 ऐसी अनुसूचियां हैं, ठीक है, जिनमें जो है कोई भी प्राणी का नाम जो है वो वहाँ सूचित है। ऐसे प्राणियों को सूची 1 में रखा गया है, या सूची जो है ए में रखा गया है, सूची अ कह सकते हैं, कि जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जिनकी प्रजाति जो है वो विलुप्त जो है होने वाली है इन अ वेरी नियर फ्यूचर। तो ऐसे को यहाँ तो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डेंजर सारे प्लांट स्पीसीज एवं सारे एनिमल स्पीसीज को वहाँ विभाजित किया गया है, ताकि उनकी जो है रक्षा की जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। साथ ही प्रोटेक्शन जो मिला हुआ था वाइल्ड लाइफ, पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ, चाहे वो प्लांट ले लीजिए, चाहे वो एनिमल ले लीजिए,
इस कानून के पहले वो बहुत ही कम था, इट वॉज वेरी नेग्लिजिबल, मगर इस कानून ने यहाँ उनको एक इनफ प्रोटेक्शन, इनफ जो है प्रिजर्वेशन उनके लिए प्रदान किया। उसकी एक पूरी योजना बनी, एक नीति बनी, जिसकी बदौलत आज हमें फ़ायदा मिल रहा है। और आज हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भले ही कम है, मगर फिर भी जो ग्रोथ का ग्राफ है वो अपने आप में पॉजिटिव है। और यह कानून के जरिए दो उद्देश्यों को यहाँ परिपूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। ये सारे कुछ जो है ऐसा बिंदु है कि क्यों यह कानून इतना महत्वपूर्ण है। तो दो उद्देश्य है, जिनमें एक उद्देश्य है कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को कंजर्व करना, जो है उनके शिकार को प्रोहिबिट करना, यानी कि अपने आप में उनकी रक्षा करना। और दूसरा, जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उनमें भी इजाफा करना। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से, क्योंकि अगर स्पीसीज के लिए हैबिटेट नहीं बचेंगे तो दे कैन नॉट सर्वाइव, तो उनके लिए हैबिटेट भी महत्वपूर्ण है। तो हैबिटेट के जरिए ही उनका जीवन जो है वहाँ शक्य बनेगा। तो यह सारी चीज़ों को साथ में लेकर यह कानून चलता है और इसीलिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्लस बीते कुछ वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, तो ये सारे कारणों की वजह से उनके लिए, उनके ऊपर फिर से आफत जो है वो आ गई है। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा की दृष्टि से आजकल ऐसे प्रश्न जो है, ऐसे कानून संबंधी प्रश्न बहुत ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ संधि सेवाएं व माननीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र होते हैं, अगर उनका विश्लेषण करोगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस है वो वहाँ यहाँ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड एक्ट या उस क्षेत्र संबंधी है। तो अपने आप में यहाँ ये उपाख्यान थोड़ा ज़रूरी, महत्वपूर्ण साबित होगा। अब उसमें से 3 बिंदु निकलते हैं, जिनमें सबसे प्रथम है प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट यानी कि उनका घर। जैसे हमें मालूम है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो जंगलों में पाई जाती है, तो जंगलों की सुरक्षा करना, जंगलों की रक्षा करना यहाँ इस कानून का दायित्व है, वो करेगा। मैनेजमेंट ऑफ जूज, प्राणी संग्रहालय होते हैं, उनका भी मैनेजमेंट यहाँ इस कानून के द्वारा किया जाएगा। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, तो प्रोटेक्टेड एरियाज का एस्टेब्लिशमेंट भी करना है, जिनमें नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज एंड अब बायो रिजर्व शामिल होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनके डिफरेंस है, मगर ओवरऑल ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं तो इन सबका मूलभूत उद्देश्य वन्य जो जीव है उनकी रक्षा करना है, उनके घर को बचाना है, यानी कि फॉरेस्ट को बचाना है, डिफॉरेस्ट को कम करना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। मगर कुछ डिफ्रेंशिएशन अगर हम इनमें वर्टिकल डेप्थ लेंगे तो मिलेंगे, जो कि एक स्टैटिक है, आप वो माहिती कहीं पर से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम लोग उसमें अंदर नहीं उतरेंगे। Before this act, there were less than 10 protected areas, but after implementation of this act, a number of national parks and sanctuaries have grown, which in turn resulted into increase in wildlife population. Yes, पहले बहुत ही कम मात्रा में भारत में protected areas पाए गए थे, मगर with the enactment of this particular legislation, इस विधायक के जो है अनुकरण से यहाँ अब संरक्षित विस्तारों में इजाफा हुआ है। एक स्टेट में आज हम औसत 10 से 12 जो है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल, आप कह लीजिए कि एनिमल सेंचुरी पाएंगे। ठीक है, तो ये इस कानून की अचीवमेंट हम लोग कह सकते हैं। और इसीलिए आज जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी एक अच्छे लेवल में है। अब बैकग्राउंड की बात करें, फिर से 3 बिंदु देखने, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है बिफोर दिस एक्ट देयर वर ओनली 5 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। देयर वर ओनली 5 नेशनल पार्क्स, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें मानवीय क्रिया को बाधित किया जाता है, प्रतिबंधित होती है मानवीय क्रिया, चाहे वो वाणिज्यिक हो चाहे वो बिन वाणिज्यिक हो। ये मैं यहाँ नोंद लेना है, वेदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, एनी टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज बार्ड इन दिस नेशनल पार्क एरिया बिकॉज इट इज हाईली प्रोटेक्टेड एरिया एंड टोटली डेडिकेटेड टू द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज रिसाइडिंग ओवर देयर। दूसरे बिंदु में कहा गया, द एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच मेड इट लीगल फॉर एनीवन टू हंट और पोच दिस स्पीसीज। ठीक है, यहाँ एक क्षति है, मगर अब सही हो गया। दिस एक्ट प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, एक सूची प्रदान करी इस कानून ने, जिसके तहत यह तय हो गया कि भाई इन प्रजातियों के, चाहे वो पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, चाहे वो प्राणी हो, उनका पोचिंग, उनका हंटिंग अपने आप में
अवैध है, इलीगल है, अगर उनका हंटिंग किया जाएगा तो वे सजा के पात्र है। ये यहाँ से स्पष्ट हो गया। एक्ट रिकॉग्नाइज्ड सम एंडेंजर्ड स्पीसीज देन अदर्स। यस, कुछ एंडेंजर्ड यानी कि जो है अति, आप कह सकते हो कि अति जोखिम में जो कि प्रजातियां हैं, जो कि कुछ ही आने वाले समय में नष्टप्राय हो जाएगी, उनको यहाँ अलग से रिकॉग्नाइज किया, उनके लिए अलग से सूची बनाई। हेंस इट क्रिएटेड 6 शेड्यूल्स दैट लिस्ट स्पीसीज इन वेरियस डिग्रीज ऑफ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसका जिक्र मैंने किया। 6 ऐसी अनुसूचियां जहां डिग्री ऑफ डेंजर के रूप में उनको बांटा या उनको विभाजित कर दिया गया। तो ये इसके बैकग्राउंड की कुछ जो है माहिती थी। एक और बिंदु यहाँ कहता है कि द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इन ट्रॉफीज एंड एनिमल आर्टिकल्स एंश्योर्स दैट any scheduled animal is not used for commerce and used in trade. Trafficking of endangered species is a major crime in South Asia, and this step ensures that there are heavy penalties attached to the illegal activities that harm endangered species. कहा गया है जो 6 शेड्यूल है, जो अनुसूचियां हैं, इनमें सूचित अगर कोई भी प्राणी या उनके अवशेषों के साथ कोई वाणिज्यिक प्रवृत्ति हो रही है तो वो अपने आप में अवैध मानी जाएगी, उसे इलीगल घोषित किया जाएगा। अब इसके कुछ उद्देश्य वैसे तो हमने देख लिया, मगर यहाँ जो है हाईलाइट किए हुए हैं 2 बिंदु में। प्रथम बिंदु कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। यस, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है कि जो वन्य प्राणी है, जो वन्य पक्षी है एवं जो वन्य पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, अलग अलग प्रजातियां हैं उनकी, उनको संरक्षण देना, उनको एक प्रकार की रक्षा प्रदान करना। The act also take care of any ancillary needs that may arise from the protection of various species of wildlife. Yes, and act also take care of any ancillary need. और यह करने के लिए जो कुछ भी जरूरी चीजें हैं वो यहाँ इस कानून के द्वारा की जाएगी, ऐसा यहाँ एक ब्रॉडली लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग इस कानून के स्कोप का, इसके ऑब्जेक्टिव का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ब्रॉड स्कोप है कि इसका, कितना ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, और उसके साथ यहाँ भारत में इसको लागू किया गया है। अब मुख्य प्रावधान, आमतौर पर जैसे हम देखते हैं कि कानूनों की शुरुआत जो है उनके मुख्य प्रावधानों की वो परिभाषाओं से होती है, अवधारणा से होती है। तो यहाँ भी प्रथम बिंदु जो है वो डेफिनेशंस का ही है, जिनके तहत कुछ लीगल डेफिनेशंस का जिक्र है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर द एक्ट आर एनिमल विच इंक्लूड्स एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग एग्स। ठीक है, तो यहाँ एनिमल किसे कहते हैं? तो एनिमल यहाँ कोई भी एम्फीबियन, कोई भी बर्ड हो, कोई भी मैमल हो, कोई भी रेप्टाइल हो, इंक्लूडिंग एग्स, जो लेड एग होते हैं रेप्टाइल्स के, उनको भी यहाँ एक प्रकार से एनिमल ही गिना जाएगा। ठीक है, उनका उपयोग भी नहीं किया जाएगा। एन एनिमल आर्टिकल, एनिमल आर्टिकल क्या होता है? यानी कि अवशेष, मीन्स एन आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल और अ वाइल्ड एनिमल। दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ एनिमल्स फॉर देयर हॉर्न्स, टस्क, स्किन एक्सेट्रा विच आर ऑफन कट फ्रॉम लाइव एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेल देम। यस, तो यहाँ ये जैसे हमें मालूम है कि ये एक बहुत ही बड़ी बाजार है और बहुत ही जो है अपने आप में आज भी जो है फली फूली है। और एनिमल आर्टिकल्स जिसमें टस्क होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं, एलिफेंट्स के। फिर जैसे यहाँ स्किन की बात की गई, जिनमें क्रोकोडाइल स्किन भी बहुत ही जो है पॉपुलर है, टाइगर स्किन पॉपुलर है। फिर वाइल्ड एनिमल्स जैसे जो है आप कह सकते हो कि जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जैसे सिंह है, उनके नाखून का उपयोग होता है। लोग जो है वो एज एन आर्टिफैक्ट उसे पहनते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, यहाँ इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित करने के लिए यह कानून एनिमल आर्टिकल की परिभाषा देता है और बताता है कि भाई कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि यहाँ किसी भी एनिमल के साथ या उसके अवशेष के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें ये 3 मुख्य है, ऑन्स, टस्क, स्किन, विच आर ऑफन कट फ्रॉम लाइव एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एनिमल आर्टिकल्स में आएंगी, वो सारी बाधित है। अंडर दिस एक्ट ए रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स अ फॉरेस्ट डिक्लेयर टू बी रिजर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अंडर एनी स्टेट एक्ट। जैसे हमने देखा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, जो कि अपने आप में भले ही कॉलोनियल है मगर अच्छा है, और वन्य जो हमारा संसाधन है उसका बहुत ही अच्छा प्रबंधन प्रशासन करता है। पूरी की पूरी फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है उसने जो है एस्टैब्लिश करी है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि भाई रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होंगे जिनको राज्य सरकार
जो अधिसूचित करेगी, जिनको राज्य सरकार नोटिफाई करेगी, और ऐसे एरियाज को रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित जंगल कह सकते हैं। टैक्सीडर्मी, इट इज डिफाइंड एज अ क्यूरिंग, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन और माउंटिंग ऑफ ट्रॉफीज। ठीक है, तो यह सारी यहाँ चीजें मैं बताने का प्रयास किया गया है। टैक्सीडर्मी, देखिए यह प्रोसेस किया है वो भी यहाँ इस पेज पर समझना है। इट इज अ प्रोसेस इन विच एनी एनिमल्स बॉडी इज स्टफ्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्ले, यूजिंग यूजुअली एज हंटिंग ट्रॉफीज और फॉर द स्टडी। यस, तो टैक्सीडर्मी के लिए यहाँ कहा गया है कि इट इज डिफाइंड एज अ क्यूरिंग, प्रिपरेशन और प्रिजर्वेशन और माउंटिंग ऑफ द ट्रॉफीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टैक्सीडर्मी को भी एक स्तर तक अवैध घोषित किया है, और स्टडी के लिए यहाँ जो है मैं समझता हूँ कि यह वैलिड है कि स्टडी के लिए आप टैक्सीडर्मी का उपयोग कर सकते हैं, ट्रॉफीज का उपयोग कर सकते हैं। अब अथॉरिटीज अंडर द एक्ट की बात करें दूसरे बिंदु पे, द एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। यस, तो यहाँ केंद्र सरकार के पास यह सत्ता निहित है कि वे एक डायरेक्टर, निर्देशक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे संधि सेवा के कक्षा के अधिकारी होते हैं। सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड वाइल्ड लाइफ वार्डन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के नियुक्त किए जा सकते हैं, वैसे यहाँ वाइल्ड लाइफ वार्डन को राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तीसरे बिंदु पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात की गई। देखिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पूरी वाइल्ड लाइफ के लिए एक पूरा बोर्ड, और यहाँ अकेले टाइगर को संरक्षित करने के लिए उसको अकेला समर्पित एक पूरा निगम, जिसे NTCA भी हम लोग कहते हैं, NTCA, और बहुत ही एक्टिव है और बाघ उनके संरक्षण के मामले में बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहा है। प्रथम बिंदु कहता है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आफ्टर 2002 अमेंडमेंट टू दिस एक्ट। केंद्र सरकार के द्वारा 2002 के संशोधन के पश्चात इस कानून में 2002 के संशोधन के पश्चात एक निगम का गठन किया, या एक निगम की केंद्र सरकार ने स्थापना की, जो कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के नाम से जानते हैं। संक्षिप्त में हम उसे NBW कहते हैं। The board consists of Prime Minister of India as chairperson, the minister in charge of forest and wildlife as vice chairperson. Along with this, MPs representative from NGO, eminent conservationist, ecologist, environmentalist, chief of army staff, the director general of forest in the ministry, director general of tourism in the government of India, the director of Wildlife Institute of India, Dehradun, Zoological Survey of India, Botanical Survey of India, Indian Veterinary Research Institute, etc. are also the members. So this is the structure of this particular board. ओवरऑल सरकार एवं जो टेक्निकल संस्थाएं हैं जो कि वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, उनके भी एक प्रतिनिधि को शामिल करके यह पूरा बोर्ड जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रहना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब द एक्ट ट्राइज टू कंबाइन सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज टू फुलफिल इट्स गोल। यस, तो यहाँ यह एक्ट का एक छुपा हुआ ऑब्जेक्टिव में दिखाया गया है कि भाई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के साथ साथ यहाँ कंजर्वेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज की भी बात यहाँ इस कानून के द्वारा की रही है, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कंजर्वेशन को संबंधी यह कानून है तो मात्र इसमें कंजर्वेशन संबंधी ही बातें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों प्रकार से कंजर्वेशन की बात तो करता ही है अच्छे से, मगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज की भी बात की जाती है। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज क्रिएटेड विद द एम टू स्पेसिफिकली एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ द टाइगर स्पीसीज इन इंडिया। जैसा हमें मालूम है कि इन द डिकेड ऑफ 1970, इन अर्ली 1970s आप कह सकते हैं, भारत ने टाइगर को अपना राष्ट्रीय प्राणी बनाया। ठीक है, मगर उससे पहले सिंह था भारत का राष्ट्रीय प्राणी, मगर एक बहुत ही तेजी से कम जो उसकी पॉपुलेशन हो रही थी टाइगर की, ठीक है, तो उसको एक प्रकार से बहुत ही बढ़ावा देने के लिए, एक पुश देने के लिए उसे राष्ट्रीय प्राणी ही घोषित कर दिया, ताकि सरकारी जो सारे संसाधन है वो उनको बचाने में लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पोचिंग जो है वो कम की जाए, हंटिंग कम की जाए, ट्रेड रिलेटेड टाइगर आर्टिकल्स कम किया जाए। ठीक है, उनके जो है हैबिटेट्स है उन्हें बढ़ाया जाए। तो यह पूरे
उद्देश्य के साथ यहाँ सरकार ने 1973 में बाघ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दिया, ठीक है। और फिर अगर आगे जाके उसी प्राणी के संरक्षण के लिए यह अथॉरिटी की स्थापना कर दी। इट नीड्स टू एंश्योर दैट देयर इज अ टाइगर कंजर्वेशन प्लान एंड प्रोवाइड फॉर इट्स मैनेजमेंट, focus and measure for addressing conflicts of men and wild animals and to emphasize on coexistence in the forest area. Yes, तो कुल मिलाकर बाघ, उनके हैबिटेट, उनके प्रे, ठीक है, जो उनका शिकार होता है, उन सारी चीज़ों का यहाँ प्रबंधन प्रशासन करने के लिए यह अपने आप में इस अथॉरिटी को, जो कि सोलिडली डेडिकेटेड टू टाइगर है, उसका गठन, उसका जो है उसकी स्थापना की गई। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसके स्थापना वर्ष के बारे में कमेंट बतानी है। स्थापना वर्ष, सही स्थापना वर्ष हमें एनटीसीए का आपको बताना है। अब चौथा बिंदु, फंक्शंस ऑफ द नेशनल बोर्ड। इट सेइज द बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बाय सच मेजर्स एज इट थिंक्स फिट। यस, तो कुल मिलाकर इसका जुरिस्डिक्शन जो है वो बहुत ही ब्रॉड है। उनको मात्र ऐसा ही बताया गया कि भाई आपको वन्य जीव, जो प्राणी प्रजाति है और जो पेड़ पौधों की प्रजाति है, यानी कि फ्लोरा एंड फोना, वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, उनको बचाने के लिए आपको कदम उठाने हैं, चाहे जो कोई भी कदम उठाने पड़े। It is also required to frame policies and advise the center and the state governments on the ways and means of promoting wildlife conservation and effective controlling poaching and illegal trade of wildlife and its products. ठीक है, तो यहाँ ऐसी पॉलिसी भी यहाँ फ्रेम करनी थी, ठीक है, या जो है इस कानून के द्वारा की जा सकती है। साथ ही में सरकार को भी वे सलाह दे सकते हैं कि भाई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग को कैसे रोका जा सके, कैसे कम से कम वो सारी चीज़ें की जा सके। यह बोर्ड का ये मुख्य कार्य है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन सेटिंग अप ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज, स्पेलिंग मिस्टेक ओवर हियर, and other protected areas on matters relating to the restriction of activities in those areas. Yes, तो यहाँ ये भी जो है कार्य इस निगम के पास है, वन्य जीव संरक्षण निगम के पास है, कि उन्हें अनुशंसाएं भी देनी है, ठीक है, कि भाई नेशनल पार्क को कैसे अच्छे से मेंटेन किया जा सके, जो है नेशनल पार्क में जो वन्य जीव है उनकी पॉपुलेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन किया जा सके। सेम गोज विथ सेंचुरी, ठीक है। तो इन जो है मुद्दों के ऊपर भी यहाँ यह निगम अपने आप में सरकार को अनुशंसा देता है, ये इसका काम है। इट ऑल्सो नीड्स टू रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ द सेम। यस, यहाँ इनके पास रिव्यू का पावर भी है, दे कैन इवेल्युएट। एक्चुअली यहाँ इवेल्युएट होना चाहिए कि दे ऑल्सो नीड्स टू इवेल्युएट the work which they are doing from time to time basis। तो ये बात भी यहाँ इनके कार्य की है। तो कुल मिलाकर यहाँ इतने कार्य इस नए निगम में निहित है। अब प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, यानी कि शिकार को अवैध बनाना। द एक्ट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, 2, 3, 4 ऑफ द एक्ट। द एक्ट however does not completely ban hunting। yes, इट इज़ नॉट अ ब्लैंकेट बैन, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैन, मगर यहाँ जो डिग्री ऑफ डेंजर के मुताबिक जो चीज़ें यहाँ विभाजित की गई है, एलोकेट की गई है, उनमें जो कम से कम रिस्क वाली प्रजातियाँ हैं, कम से कम जोखिम वाली जो प्रजातियाँ हैं, उनका शिकार जो है वो एक हद तक यहाँ दिया हुआ है, यानी कि उनका शिकार एक हद तक वैध है। If the chief wildlife warden is satisfied that any wild animal specified in Schedule 1 has become dangerous to human life or is so disabled or affected by disease beyond recovery, the warden may permit any person to hunt such any animal। yes, तो ये एक अपने आप में इमरजेंसी की बात है। अगर आप जो है न्यूज़पेपर या वगैरह देखते हो तो आपको कई बार ऐसे समाचारों के पठन का लाभ मिला होगा कि भाई मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कि भाई जो लेपर्ड है वो गांव में घुस गया, किसी भी सबर्बन एरिया में घुस गया, या जो है लायन जो है वो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ ऐसी परिस्थितियों में अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त वाइल्ड लाइफ वार्डन है, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं कि भाई अब ये मानव के लिए ये जोखिम है, अब इनको मारना ही पड़ेगा, या ऐसा कोई प्राणी बीमार हो जाए, इतना बीमार हो जाए कि वो अब रिकवर नहीं हो सकता, तो इन दैट केस अगर स्टेट वाइल्ड लाइफ वार्डन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो दे कैन परमिट एनी पर्सन, एनी स्पेसिफिक पर्सन टू हंट दैट पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है। तो ये बात यहाँ
एक अपवाद के रूप में है, और वो सत्ता जो है वो यहाँ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट को मिली हुई है। The animals mentioned in Schedule 2, 3, 4 schedule may be hunted if it becomes dangerous to human life or to the property. The killing or wounding of any animal in good faith or in defense of one's own life is not an offense. Yes, so killing or wounding in any good faith, in a public interest, suppose, या in defense, self defense, स्वरक्षण में, स्व बचाव में अगर आपने कोई भी ऐसे प्राणी को मार दिया तो वो अपने आप में ऑफेंस नहीं माना जाएगा, मगर जो मारने वाला है उन्हें यह प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इट वॉज इन ए गुड फेथ और इन सेल्फ डिफेंस। अब छठे बिंदु पर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट स्पीसीज की बात की गई है। नो पर्सन इज अलाउड टू विलफुली पिक, अपरूट, डैमेज, डिस्ट्रॉय, एक्वायर और कलेक्ट एनी स्पेसिफाइड प्लांट फ्रॉम एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी एरिया स्पेसिफाइड। यस, तो यहाँ जितना संरक्षण प्राणियों को मिला हुआ है, उनके शिकार के प्रति यहाँ जितनी जागरूकता है, जितना प्रावधान है इस कानून में, उतनी ही बात यहाँ प्लांट या पेड़ पौधों की प्रजाति के लिए भी की गई है। The Act also says that no person can cultivate a specified plant except under and in accordance with the license granted by the Chief Wildlife Warden. Yes, they cannot even cultivate. ठीक है, तोड़ने की बात तो अवैध है ही है, मगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के कंसर्न के बिना वन जस्ट कैनॉट कल्टिवेट एनी काइंड ऑफ प्लांट और ए ट्री। ठीक है, तो ये यहाँ प्लांट स्पीसीज को बचाने के लिए कुछ चीजें हैं। अब प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, जो कि 7वें बिंदु में है, जो कहता है कि द एक्ट वर्क्स टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे हमें मालूम है नेशनल पार्क एंड क्लोज्ड एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया हैज एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फौनल, फ्लोरल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल एंड जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यस, तो यहाँ इन दो चीज़ों के साथ तो हम लोग परिचित हैं, मगर एक और नया एरिया जो है वो अब धीरे धीरे ट्रेंड में आ रहा है, वो है बायोस्फीयर। ठीक है, जहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस होता है और जियोमॉर्फोलॉजिकल या जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है वो पर्टिकुलर जो है भौगोलिक एरिया का, तो उनको भी यहाँ अपने आप में सरकार एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में घोषित कर सकती है, सुरक्षा उसकी की जा सकती है। और इन प्रोटेक्टेड एरियाज में जैसे मैंने आपको बताया कि देयर बार ह्यूमन इंटरफियरेंस इन वेरिंग डिग्री। नेशनल पार्क की बात करें तो कुछ नहीं वहाँ किया जा सकता। आई मीन सबसे प्रथम अगर बात करें फुली स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया की, तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ नहीं किया जा सकता, वी जस्ट कैन नॉट जो है एंटर इन ए नॉर्मल वे। प्लस दूसरे बिंदु पर नेशनल पार्क है, जहाँ कुछ थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू बायोस्फीयर रिजर्व कुछ लिबर्टी यहाँ मिलती है, मगर फिर भी देयर शुड बी एन अटर डिसिप्लिन एंड देयर आर इनफ रिस्ट्रिक्शंस। फिर बात आती है सेंचुरी की, जो थोड़ा सा लिबरल होता है कंपेयर टू बोथ फॉर्मर्स, जिनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है एक प्रकार से लिबर्टी मिली हुई है, ह्यूमन हैबिटेट को लिबर्टी मिली हुई है। ठीक है, जो ह्यूमन ड्वेलिंग होता है वो सेंचुरी में हो सकता है, मगर उन्हें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। तो इस तरीके से वेरिंग डिग्री में यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज भारत में रहते हैं। द एक्ट अलाउज फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द सेम पर्पस। यस, यहाँ कानून के द्वारा किसी भी विस्तार को रक्षित या आरक्षित जाहिर करने के लिए राज्य सरकार जो है वो लैंड एक्वायर कर सकती है, उन्हें इस कानून के तहत सत्ता प्राप्त है। वंस एन एरिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोटेक्टेड, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन कॉजिंग फायर्स, देयर बैन ऑन द यूज ऑफ इंजरियस सब्सटेंस एंड एंट्री ऑफ वेपन्स इनटू सच एन एरिया। यस, एक बार यह कोई भी विस्तार अगर प्रोटेक्टेड, रक्षित जाहिर हो जाए, तो इन दैट केस ये सारी चीज़ों के ऊपर तो कंप्लीट बैन हो जाएगा, दैट वहाँ कोई आग नहीं जला सकता, then ban on injurious substances and entry and transition of weapon as well, entry and exit of the weapon from a particular area। ठीक है, तो इन तीन चीजों के ऊपर तो complete ban। Under the act, any action taken in good faith that may inadvertently lead to the death of any animal or plant species is excused, not punished. This ensures that genuine conservation efforts that may have harmful consequences do not accrue any liability on the persons undertaking them। ठीक है, एनी एक्शन टेकन अंडर गुड फेथ, यहाँ फिर से एक जो है हमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि भाई देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो इंटेंशनल के बारे में है। अगर गुड फेथ में हुआ है, सेल्फ डिफेंस में हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ऑफेंस में नहीं आ सकती, जो है इनका कोई ऑफेंस नहीं बनता, कोई गुनाह नहीं बनता। सम इम्पोर्टेंट शेड्यूल एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें या तो शेड्यूल दिया जाता है या तो
एनिमल्स या स्पीसीज के नाम दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। वी विल गो थ्रू इट क्विकली। शेड्यूल 1 में देखिए काफ़ी सारे हैं जो कि बहुत ही एंडेंजर्ड है, बहुत ही, जिसको मरना मतलब गुनाह बन गया। शेड्यूल 1 में अंडमान वाइल्ड पिग, हिमालयन ब्राउन बेयर, क्लाउड लेपर्ड, गंगेटिक डॉल्फिन, गोल्डन लंगूर, इंडियन लायन, इंडियन एलिफेंट, रेड पांडा, कश्मीर स्टैग, राइनो, टिबेटियन फॉक्स, टाइगर, वाइल्ड बफेलो, आई एम सॉरी, घड़ियाल यानी कि टाइप ऑफ ए क्रोकोडाइल, ऑलिव ब्लैक लोगरहेड टर्टल, शार्क, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, Nicobar pigeon and pink-headed duck. So these are animals, or these are the species. Rather than calling it animals, these are the species of animals and birds which are scheduled under Schedule 1, या which are listed under Schedule 1. अब Schedule 2 की बात करें, असमीज मैकेव, फेरेट, बेडजर, चैमेलियन, सिवेट्स, जैकल्स, पॉमवेल, वेसल्स, किंग कोबरा, मंगूज, ग्रे जिंगल फोल, एक्सेट्रा. दीज आर शेड्यूल्ड इन सेकेंड, जो है अपेंडिक्स और कह लीजिए शेड्यूल, एंड दे आर बिट लेस एंडेंजर्ड कंपेयरिंग टू द स्पीसीज ऑफ शेड्यूल 1. फिर शेड्यूल 3 में बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग, हाइना, सांबार, नीलगाय यानी कि आप कह सकते हो कि बुलबुल, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें यहाँ है. अब शेड्यूल 4 में हेजहॉग, बुलबुल, कॉमडक, कुकूज, ड्रोंग्स, एरेंगेट्स, फ्लेमिंगोज, गीज, ग्रेब्स, लार्क, पैराकिट्स, पिशंस, पेलिकन्स, ठीक है. दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 4. साइमल्टेनियसली शेड्यूल 5 टॉक्स अबाउट कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, मेज, रैट्स यानी कि बहुत ही कम एंडेंजर्ड, बहुत ही कम एंडेंजर्ड, ठीक है. ये सारी चीज़ें हमें कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है. दैट्स व्हाई दे आर शेड्यूल इन शेड्यूल 5. फिर शेड्यूल 6 कहता है ब्लू वैंदा, कुथ, रेड वैंदा, पिक्चर प्लांट, लेडी स्लीपर ऑर्चिड, बेडगम्स, काइकैड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल 6 के बारे में है. आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी प्रजाति कौन से शेड्यूल में पड़ती है. ये तो एक इंट्रोडक्टरी था, मगर आप इससे संबंधी अन्य माहिती भी, ज़्यादा माहिती भी आप ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ तक हमने इसके प्रावधान एवं कुछ अन्य माहितियाँ देखी. अब इसके आलोचना एवं इसके महत्व की बात है, जो कि इस उपाख्यान का आखिरी बिंदु है, जिसके तले हम लोग इस कानून के पक्ष और प्रतिपक्ष को देखकर ये उपाख्यान जो है वो हमारा संपन्न करेंगे. शुरू करते आलोचना से. 3 बिंदु में देखने हैं. सबसे प्रथम बिंदु कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेल इंटेंशन्ड एंड नेसेसरी बट ऑफन कम इन द वे ऑफ लाइवलीहुड्स ऑफ ट्राइब एंड अदर पीपल. यस, ये एक वास्तविकता है. यहाँ पहला बिंदु में कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही अच्छे इंटेंशन है और ज़रूरतमंद कानून है, उसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं है. मगर यह कानून काफ़ी सारे ऐसे जंगल में जो बसते अनुसूचित जातियाँ हैं और जो जंगल में बसती अन्य जातियाँ हैं, अन्य लोग हैं, उनके रोजगारी का हनन यहाँ इस कानून ने किया है. उनके लाइवलीहुड्स यहाँ चले गए हैं इस कानून से, क्योंकि इस कानून ने प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टेब्लिश किया. प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व विच आर बारिंग ह्यूमन इंटरफियरेंस, ठीक है. तो इनके लाइवलीहुड चले गए. ये एक प्रथम इसकी आलोचना है. दूसरा, ऑल्सो एक्ट टेक्स अवे लैंड फ्रॉम एनीवन इफ फाउंड और आइडेंटिफाइड एज हैविंग इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. यस, तो यहाँ ये जो अधिकार है नागरिकों का, वो भी हनन करता दिख रहा है. अगर इस कानून के तहत कोई भी ऐसा एरिया इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का लगे, यानी कि पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे, तो यहाँ सरकार जो है वो कोई भी व्यक्ति के समूह से ज़मीन जो है वो एक्वायर करेगी या कर सकती है. एब्सोल्यूट जो है पावर है. और तीसरा बिंदु, ओवर एम्फोसिस ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड निग्लेक्ट रिगार्डिंग हाउ ह्यूमंस आर अफेक्टेड बाय इट. यस, होना चाहिए. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ही एक्ट है, तो उसके ऊपर एम्फोसिस तो होना ही चाहिए, मगर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो ह्यूमंस अफेक्टेड है इस कानून से, इस कानून के अमलीकरण से, उनको हम लोग नजरअंदाज करें, उनको हम लोग इग्नोर करें. हार्मनी कैन बी अचीव्ड बाय फोकसिंग ऑन पीसफुल कोहेबिटेशन ऑफ बोथ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज. यस, बट अनफॉर्चुनेटली द एक्ट डज नॉट थिंक लाइक दैट, ठीक है. एक्ट डज नॉट थिंक अबाउट कोहेबिटेशन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और इसीलिए ये एक इसकी तीसरी आलोचना है.
ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, वी हैव इट्स इंपॉर्टेंस एज वेल। 3 बिंदु में इसके इंपॉर्टेंस है, जिनमें सबसे प्रथम कहा गया है एक्ट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज इन इंडिया, जिसका जिक्र मैंने किया। ठीक है, इस कानून के आने के बाद ही वन्य जीवों के संरक्षण का जो दौर है वो अच्छी तरीके से चल पाया और उनकी संख्या में वृद्धि हुई। आज जो पॉपुलेशन जो है वो इनफ है। Particularly, the increase in national park and wildlife sanctuaries has not only promoted the protection of plants and animals, but act also promoted the protection of their habitat. न केवल वृक्ष एवं प्राणियों का ही रक्षा जो है करने का उद्देश्य ये कानून में है, मगर इस कानून में उनके घरों की रक्षा करने का भी उद्देश्य है, यानी कि जंगलों की रक्षा, वनों की रक्षा। तो ये इसका दूसरा महत्व का बिंदु है। तीसरे बिंदु में यह बिंदु कहता है कि इट हैज ऑल्सो प्रमोटेड एंसिलरी एक्टिविटीज सच एज टूरिज्म एंड बायोलॉजिकल रिसर्च ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। यस, तो यहाँ जो एंसिलरी चीज़ें हैं, संबंधी चीज़ें, ठीक है, वो भी यहाँ धीरे धीरे शुरू हो गई है। नेशनल पार्क्स ज़्यादा बने, सेंचुरीज ज़्यादा बनी, बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा बने, तो यहाँ टूरिज्म को भी एक प्रकार से उसने अट्रैक्ट किया है। टूरिज्म भी इसमें बढ़ा है एंड इसमें स्टडी भी बढ़ा है, रिसर्च भी बढ़ा है। तो ऐसे यह कानून जो है वो भारत के लिए वन्य क्षेत्र, वन्य प्रजातियों के संरक्षण संबंधी एक सीमा चिन्ह रूप कानून है। यहाँ हमने पूरे कानून को एक होलिस्टिक रूप से देखा। जैसे हमने आपको बताया कि द एंटायर फोकस वाज ट्यून टुवर्ड्स जो एग्जामिनेशन। ठीक है, सारा जो हमारा माहिती या प्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी थी। अन्य दर्शक जो है, जो क्यूरियस है, जिज्ञासु वर्ग है, वे तो वैसे देख ही सकते हैं, उनको तो यहाँ से जो है अधिक मात्रा में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अब हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यान में, एक और कानून के साथ, महत्वपूर्ण कानून के साथ और एक अच्छे विश्लेषण के साथ। तो अब देखते रहिए आप ग्रोथ मोड यूपीएससी। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।